Hello students, let's continue our remaining chapter chemical equation and chemical reaction and equations। तो लास्ट आपने पढ़ा था राइट अ केमिकल इक्वेशन कि आप केमिकल इक्वेशन को कैसे कैसे लिख सकते हो, यानी कि आपको बहुत शॉर्ट में करने का तरीका बताया था कि अगर आपको केमिकल फॉर्मूले पता हैं किसी भी एलिमेंट का तो आप उसको शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन्होंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला है, यानी कि हमें अपनी केमिकल इक्वेशंस जो भी हैं, यानी कि सिर्फ शॉर्ट में लिखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये मास क्या, ये जो लॉ है ये क्या कहता है? ये कहता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास है किसी भी एलिमेंट का वो ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा केमिकल रिएक्शन में। दैट इज़, इसका मतलब क्या है? द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी कि जो टोटल मास है एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्शन में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, दोनों में वो सेम रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे पीछे एक एग्ज़ाम्पल, एक इक्वेशन लिखी है Mg + O2 MgO। इसमें क्या बताया है कि आप मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से बर्न हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, तो क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको जैसे लिखा हुआ था आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मैग्नीशियम + O2 एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल है, 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है, 2 एटम्स हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने हैं? 1 एटम है। और यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन का 1 है। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यानी कि मैग्नीशियम आपका बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड है, दोनों के दोनों में डिफरेंस है, सेम नहीं है। दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड है। आपको इसे बैलेंस करना होगा ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए आपको इसे क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको लिखना होगा वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने क्यों ज़रूरी है? हमें क्या ज़रूरत है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की? तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो वो बैलेंस करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना ही होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब सेम रहेंगे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। ठीक है, यानी कि दोनों हमें बैलेंस करके रखना है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। In other words, the number of atoms of each elements remains the same। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शंस हमेशा सेम रहेंगे। हैंस वी नीड
आप बैलेंस्ड, हैंस वी नीड टू बैलेंस आ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके चलना है। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था आपको क्या था, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। इज़ द केमिकल बैलेंस्ड? लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो हम अब क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। अब हमें पता है, हमने अभी क्या सीखा है कि एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी हुई होती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि अभी देखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो अभी ये लिखना तो हमें आ गया है, लेकिन अभी इसको बैलेंस करना सीखना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपको, जैसे कि दिया हुआ है कि जिंक और सल्फरिक एसिड की इन्होंने रिएक्शन कराई है। तो उसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक को आप Zn लिखते हैं, सल्फरिक एसिड को आप H2SO4 लिखते हैं, Zn मतलब जिंक सल्फेट को क्या लिखते हैं, ZnSO4 लिखते हैं, और हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। अब हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक साइड एलिमेंट्स लिखेंगे और एक साइड हम नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी होते हैं उनके एटम्स लिखे जाते हैं, और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी कि राइट हैंड साइड वाले जितने भी एटम्स होते हैं वो लिखेंगे। जैसे कि जिंक है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या है, जिंक एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सल्फ़र एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी कि जिंक के हमारे रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है, 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं। सल्फ़र के कितने हैं, 1 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसे ही हम राइट हैंड साइड, यानी कि आपके प्रोडक्ट जो हैं, प्रोडक्ट आपके मिले हैं रिएक्शन के बाद, उनके हम नंबर ऑफ़ एटम्स देखेंगे। यहाँ पे भी जिंक का नंबर ऑफ़ एटम्स क्या है, 1 है। सल्फ़र का आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड हैं, बोथ क्या हैं, बोथ आर सेम। यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या हैं, सेम है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है Zn + H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 + H2, ये क्या है, एक बैलेंस रिएक्शन है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने एक नीचे एग्जांपल और दिया है, Fe + H2O Fe3O4 + H2। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। आप खुद भी देख रहे हैं, यहाँ पे 1 एटम दिया हुआ है Fe का, और इधर की साइड आप जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं, इधर Fe का 1 है और Fe का इधर क्या है, 3 एटम्स हैं। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अभी आप सीखेंगे कि आप कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हम पहले एक टेबल बनाएंगे, जैसे कि आपके लास्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ था।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि Fe दिया हुआ है यानी कि आयरन दिया हुआ है, H2O यानी कि वाटर है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन आपका एक एलिमेंट हो गया है और ऑक्सीजन आपका एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के कितने एलिमेंट हैं, वो एटम्स हैं 1, और राइट हैंड साइड आप देखेंगे एटम कितने हैं 3। इधर आप देखेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और इधर भी आपके 2 हैं, इधर 1 है और इधर कितने हैं 4 हैं। तो देखो ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो ये सब क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। जब ये आप बैलेंसिंग करना सीखते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से सिखाया गया है कि आपको सिर्फ ट्राई करना है, और मतलब एक तरह से तुक्का लगाना ट्रायल मेथड है कि आपको ये ट्राई करना है कि आपको ये बैलेंस करके देखना है। जैसे कि आपको सबसे पहले जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करना है उन्हें इक्वल करने के लिए। जैसे कि आपके ऑक्सीजन में है, ठीक है ना, ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो आप इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। और इससे भी पहले आप इसको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे इन सभी एलिमेंट्स को, क्योंकि हम इनके अंदर नहीं छेड़ते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन एलिमेंट्स को। आपको जो भी कुछ करना है इनके बाहर ही करना है मल्टीप्लाई, अंदर आप कुछ भी इसमें नहीं छेड़ेंगे, आपको सब कुछ बाहर ही करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे 4 से इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए आपने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये क्या आया 4 आया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन ये आपका रिएक्टेंट साइड है, तो आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो आपका ये जो हाइड्रोजन है ये डिस्टर्ब हो गया है ना, यानी कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गए हैं, है ना। तो 4 2 जा जब 8 हो गए हैं तो ये अनइक्वल हो गए हैं, यानी कि ये 8 और ये 2, तो फिर आपको इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप यानी कि क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये भी बैलेंस्ड हो गया है, ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब आते हैं हम Fe यानी कि आयरन के पास, ये 3 है और ये कितना है 1 है, तो हम इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आएगा आपका 3। ऐसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इससे चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि दोनों साइड आपके रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बोथ आर सेम। ऐसे ही आप यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए चेक करेंगे और ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए चेक करेंगे। जब आप देखेंगे कि ये सब क्या है बिल्कुल बैलेंस्ड आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो उसके जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो चुके हैं, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन को सिर्फ हम यहीं तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमें इसकी रिएक्शन की पूरी कंडीशन नहीं बताती है, नहीं, ये हमें ये बताती है कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है। दैट मीन्स हमें इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स भी लिखनी होंगी, जैसे कि 3FeS यानी कि ये सॉलिड में मिला हमें, और 4H2O ये हमें गैस में मिला है, और Fe3O4 यानी कि S यानी कि हमें सॉलिड में मिला है, और 4H2 यानी कि हमें गैस, ठीक है। यानी कि इसकी सॉलिड्स मतलब इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स भी अगर हम लिख देते हैं तो उससे हमें पूरी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन मिलने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। वाटर जो है वो हमें गैस स्टेट में मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है या सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है वो हमें पता चल जाएगा, तो उससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। नाउ आई विल हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। So class, you have to write this question, then how to balance a chemical
इक्वेशन। तो ये एग्ज़ाम्पल है वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। आप इसको क्या करेंगे, एक ऐसे ही टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इसको आप बैलेंस करेंगे, जैसे अभी बताया था। बैलेंस करने के बाद आप इस रिएक्शन को लिखेंगे। ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अब आप एक सिंपल सी इक्वेशन ही ले लीजिए जो आपने मैग्नीशियम रिबन वाली की थी, जैसे कि 2Mg + O2 क्या बना था, मेनली क्या था, मेनली आपको जो रिएक्शन शुरुआत में पता थी वो थी मैग्नीशियम। मैं लिख देती हूँ, मैग्नीशियम + O2 MgO। यानी कि आपको इसमें नहीं पता थी कि कितने एलिमेंट्स डालने हैं, कितने नहीं, कितने एटम्स करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो आपने इसको बैलेंस किया और बैलेंस करने पर आपकी इक्वेशन मिल गई, वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे बैलेंस किया था। और आपने यहाँ पे आपने इसकी फ़िज़िकल स्टेट भी लिख दी है, जैसे कि सॉलिड, गैस और सॉलिड। ठीक है। अब अभी इधर ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है। अभी मैं आपको बैलेंसिंग था वो मैं आपको बैलेंसिंग बता चुकी हूँ। आप यहाँ से पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। ये आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, तब बैलेंस हो जाती है। और ये जो मेथड होता है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का, इसे हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है। As we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient, यानी कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर के कोफिशिएंट्स को लेकर ही करते हैं, जैसे कि 1 2 1 तो नहीं बट 2 3 एंड सो ऑन। अभी आप ट्राई कर चुके हैं। सो राइटिंग सिंबल्स बाय फिज़िकल स्टेट, आपको अभी बताया था कि फ़िज़िकल स्टेट्स के सिंबल्स भी लिखने होंगे, जैसे कि केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन। ये जो अब बैलेंस इक्वेशन है आप इसको देखेंगे तो इसमें आपकी फ़िज़िकल स्टेट मेंशन नहीं हुई है, ना प्रोडक्ट साइड ना रिएक्टेंट साइड, यानी कि ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है फ़िज़िकल स्टेट की। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हमें अपनी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें उसकी फ़िज़िकल स्टेट्स भी मेंशन करनी होती है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, विद देयर केमिकल फॉर्मूले, उनके केमिकल फॉर्मूले के साथ, जैसे कि गैस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड स्टेट, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, जो कि हमें किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करना होता है, GL AQS। ये किस क्या नोटेशन है, गैस के, लिक्विड के, एक्वस के और सॉलिड के। ये जो वर्ड एक्वस है ये हम इज़ रिटन इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो एक्वस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो वाटर में है, मतलब प्रेजेंट है, मतलब जो सॉल्यूशन बना है वो आपको वाटर एज अ सॉल्वेंट यानी कि मेन एलिमेंट लेके बनाया गया है। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अब उसको वो हम ऐसे लिखेंगे, वो ऐसे बन जाएगी जैसे कि 3Fe सॉलिड + 4H2O गैस, Fe3O4 सॉलिड + 4H2 गैस। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ पे जो H2 सिंबल है ये गैस नोटिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी रिएक्शन है इसमें जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में है। ठीक है। यूजुअली जो फिज़िकल स्टेट है आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में फ़िज़िकल स्टेट नोटिफाई नहीं की जाती है।
लेकिन ये ज़रूरी होता है, इट इज़ नेसेसरी। अभी इससे पहले जितनी भी आपने रिएक्शंस देखी हैं उसमें किसी में भी फ़िज़िकल स्टेट नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप नोटिफाई कर देते हैं, आप दिखा देते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी देती है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो इन द रिएक्शंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये सब मेंशन किया जाता है, जो कि एरो के ऊपर या नीचे लिखा हुआ होता है। जैसे कि आपने ये देखा CO गैस प्लस 2H2 गैस, यहाँ पे 340 एटम्स लिखा हुआ है, यानी कि इसका प्रेशर लिखा हुआ है इस रिएक्शन का कि ये इतने मतलब इस प्रेशर के अंडर में ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कैल्शियम मोनोक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है अंडर द 340 एटम्स प्रेशर। यहाँ पे ये जो आपकी रिएक्शन दी हुई है पूरी, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। यहाँ पे आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। तो यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। तो आप इन सभी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी तो मैंने क्वेश्चन विद आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको फ़ोटो क्लिक कर दूँगी। ठीक है, गुड बाय।